हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम भैया। अगर यार तुम क्लास 10 में और अभी तक तुमने हिंदी में ज्यादा कुछ पढ़ाई कर नहीं रखी और अब तुम्हें डर लग रहा है कि भैया कहीं स्कूल वाले इंटरनल क्वेश्चन तो हिंदी में नहीं दे देंगे, स्कूल वाले कहाँ से क्वेश्चन डाल देंगे भैया, हमसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे भैया, तो आज की वीडियो यार तुम्हारे लिए एकदम गेम चेंजिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में यार मैं तुम्हारे हिंदी के हाफ ईयरली पेपर का 80 to 90% तुम्हें पहले ही बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे हिंदी में आने वाले हैं। देखो यार, ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तुम मेरे ऊपर आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। और मैंने खुद, तुम्हारे भैया ने हिंदी में 92 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे हैं, तो मुझे पता है यार कि सीबीएसई वाले और या तुम्हारे स्कूल वाले कहाँ से क्वेश्चन देने वाले हैं। इस बात की गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा वही क्वेश्चन देखना तुम्हारे पेपर में छप रहा होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, देख लो यार। तुम सबसे पहले मैंने सूर्यदास के पद कवर कर रखे तुम्हारे लिए, लाम लक्ष्मण परशुराम संवाद कवर कर लिया, आत्मकथ्य, फिर उसके बाद सूर्यकांत निराला का उत्साह कविता कवर कर रखी है, फिर अट नहीं रही है, उसके बाद दंतरित मुस्कान, उसके बाद फसल, उसके बाद संगतकार, उसके बाद नेताजी का चश्मा, उसके बाद बाल गोविंद भगत, उसके बाद लखनवी अंदाज, उसके बाद माता का आंचल, उसके बाद सना सना हाजुड़ी। जो भी तुम्हारे मिड टर्म में आ रहा सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, अगर तुम चैनल पर नया है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं आगे प्री बोर्ड का भी और बोर्ड एग्जाम तक का पेपर लीक करने वाला हूँ। तो मैं नहीं चाहता यार कि ये कंटेंट किसी भी बच्चे से छूट रहा हो। ये एकदम सही बता रहा हूँ मैं, खजाना है ये कंटेंट नहीं, खजाना है ये, तुम्हें पता है, ठीक ना। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर तुम चैनल पर नहीं आए, अभी तक नहीं किया, क्योंकि आगे मैं प्री बोर्ड का ही पेपर लीक करने वाला हूँ। ठीक है, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है यार, तो हम लोग पेपर को लीक करना स्टार्ट करते जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सूरदास के पद पर। उससे पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ये तुम्हारा हिंदी ए का जो पेपर है, मैं इस वीडियो में हिंदी ए का पेपर लीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो हिंदी ए का पेपर में प्रश्न और उत्तर कितने मार्क्स के आ रहे हैं? टोटल तुम्हारे 34 मार्क्स के आ रहे हैं प्रश्न उत्तर, टोटल तुम्हारे 34 मार्क्स के आ रहे हैं, टोटल तुम्हारे 26 मार्क्स का आ रहा है तुम्हारा क्षितिज से इस बुक से, और 8 मार्क्स का आ रहा है तुम्हारा कृतिका से। ठीक है, क्लियर है। 26 मार्क्स का आ रहा है क्षितिज से, सबसे ज्यादा मार्क्स का तुम्हारा क्षितिज से आ रहा है, और 8 मार्क्स का कृतिका से आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 to 6 है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 7 से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे, पर मैंने 1 to 3 दे के रखा है, तो 1 to 6 तक जो मैंने बताया है वो तुम्हारा आ रहा है क्षितिज से, जो 26 मार्क्स का, और 7 नंबर जो तुम्हारा लॉन्ग आंसर आ रहा है वो तुम्हारा कृतिका से आ रहा होगा। ठीक है, क्षितिज में तुम्हारा क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 रहेगा, वहां पर जो तुम्हारा जो पेपर रहेगा स्कूल वाला। ठीक है, उसमें 7 रहेगा, पठित गद्यास पर आधारित एमसीक्यू। तुम्हें कोई भी किताब की गद्यास दे दी जाएगा, स्टोरी दे दी जाएगा, उससे तुम्हें 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे, और तुम्हें बोला रहेगा तुम्हें एमसीक्यूज को करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन को करना है, तो तुम्हें वो 5 एमसीक्यू करने रहेंगे। उसके बाद क्षितिज से गद्य पाठ है, एक पार्ट से तुम्हारा आएगा कि फिर एमसीक्यू आ जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हें 2 एमसीक्यू उसमें भी दे दिए जाएंगे, और तुम्हें बताना रहेगा कि तुम्हें एमसीक्यू को टिक करना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन आएगा, फिर तुम्हें एक स्टोरी दे दी जाएगी, और फिर तुम्हें और 5 एमसीक्यू करने रहेंगे, तो तुम्हें कोई भी स्टोरी तुम्हें क्षितिज से दे दी जाएगी और तुम्हें 5 एमसीक्यू और करने रहेंगे। ठीक है, फिर तुम्हारा पाठ पुस्तक के कविता से फिर 2 एमसीक्यू रहेंगे, तो फिर तुम्हें टोटल और 2 एमसीक्यू करने रहेंगे, टोटल तुम्हें 14 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाएंगे। स्टार्टिंग में ही तुम्हें 14 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाएंगे, तुम्हें 4 स्टोरीज दे दी जाएगी, और तुम्हें पहले 5 फिर 2 फिर 5 फिर 2 ऐसे करके एमसीक्यूज करने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होगा, गढ़ पाठ से प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो तुम्हें 25 से 30 शब्दों में लिखना है, ये 2 ही मार्क्स के आंसर रहेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें तुम्हें 3 करने रहेंगे, जो कि 2 ही मार्क के रहेंगे। 2 मार्क के जब क्वेश्चन रहेंगे, तुम्हें 25 से 30 शब्दों में ही खत्म कर देना, ना उससे कम लिखना ना उससे ज्यादा लिखना। कम लिखने के तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, ज्यादा लिखने से नंबर के आगे बढ़ा के मिलेंगे नहीं तुम्हें, तो जितना वर्डिंग के बीच में ही रहना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो 25 से 30 वर्ड तक ही तुम्हें लिखना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। मैंने क्या किया यार, तुम्हारे लिए हैंड रिटन ही यूज किया है हिंदी में, क्योंकि अगर हिंदी में हम लोग टाइपिंग वाला डालते हैं तो उसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने खुद हैंड रिटन फॉर्मेट में तुम्हारे लिए रेडी किया है, ये खुद से, कि गलती बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो ये हैंड रिटन फॉर्मेट में तुम्हारे लिए सारे चैप्टर्स हमने रेडी किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 6 मार्क्स का आएगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, फिर कविता, फिर तुम्हारा आएगा कविता पर प्रश्न आएंगे। कविता मतलब क्या? कविता जैसे कि सूरदास के पद कविता हो गई, फसल कविता हो गई, दंतरित मुस्कान कविता हो गई, उत्साह कविता हो गई, कविता से फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे, ये भी 2-2 नंबर के रहेंगे, और तुम्हारे 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो तुम्हें 3 करने रहेंगे, ये भी तुम्हें 25 से 30 शब्दों के अंदर करना रहेगा। ठीक है, तो ये कविता से क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, उसके बाद तुम्हारा आएगा क्षितिज से कृतिका से क्वेश्चन, कृतिका से आएगा पूरा पाठ पुस्तक के पाठ पर प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये लॉन्ग वाले रहेंगे, ये तुम्हें क्या करना, 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है। ये तुम्हारे टोटल रहेंगे 4 नंबर के रहेंगे, जिसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से 2 करने रहेंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये तुम्हें थोड़ा लॉन्ग करके लिखना रहेगा। तो क्षितिज से ही 8 नंबर का, कृतिका से ही 8 नंबर का आने वाला है। बाकी जो भी चीजें मैंने तुम्हें बताई, 14 एमसीक्यू और ये 2-2 करके 3-3 करके क्वेश्चन, टोटल तुम्हारा क्षितिज से आने वाला है। टोटल तुम्हारा 26 मार्क्स का क्षितिज से आने वाला है, और 8 मार्क्स का कृतिका से आने वाला है। ठीक है, टोटल मिलाकर 34 मार्क्स का तुम्हारा आने वाला है क्वेश्चन आंसर, टोटल 80 मार्क्स में। ठीक है, ये इतना बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। अब हम लोग आते हैं सूरदास के पद, पहले चैप्टर।
तो हम लोग आते हैं सबसे पहले चैप्टर पे, जो है कि पद, जो सूरदास ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, इस बात की गारंटी है। मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है 5 सालों का, मुझे पता है इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल बनता है, इस साल भी बनेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आ रहा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किस किस से की थी। सबसे पहले कमल के पत्ते से की थी और उसके बाद तेल की गगरी से की थी। कमल के पत्ते से इसलिए की थी कि पानी में रहने पर भी उस पर जल का असर नहीं होता, उसी प्रकार से प्रेम का असर भी नहीं हो रहा था। कृष्ण के साथ रहने पर उनको प्रेम करना नहीं आता था, इसलिए क्या किया, गोपियों ने व्यंग करते हुए उस उद्धव के व्यवहार की तुलना उससे कर दी। मैंने क्लियर कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, कमल के पत्ते और जल की गगरी से की थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने एकनिष्ठ प्रेम को किन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये बोर्ड में आता है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, मिड टर्म तो छोड़ ही दो। उसमें क्या है कि तुम्हारे बोर्ड में कभी कभी हारिल पक्षी का भी चर्चा किया जाता है। ये हारिल पक्षी से भी क्वेश्चन आता है। हारिल पक्षी जनरली कुछ है नहीं, ये एक कबूतर होता है हरे कलर का। ठीक है, तो हारिल पक्षी का क्वेश्चन आता है। गोपियों ने बताया है कि इसमें बताया है कि कैसे प्रेम को, गोपियों ने बताया है कि हमने कृष्ण से प्रेम को व्यक्त किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें गोपियों ने बताया है कि हम मन कर्म वचन से कृष्ण को बहुत ज्यादा चाहते हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी जो होता है वो डंटी को बहुत कस के पकड़ लेता है, जो गाछ की जो टहनी रहती है, यहाँ पर तुम्हें टहनी दिख रही है, बहुत कस के उसको पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार से गोपियां बता रही कि हमारा मन भी कृष्ण के प्रेम को त्यागने के लिए रेडी नहीं है बिल्कुल भी, तो हम कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने हारिल पक्षी का एग्जाम्पल लिया, ये हरे कलर का कबूतर का। तो ये बहुत एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था हारिल पक्षी से, तो ये बात का तुम ध्यान रखना। बहुत बच्चों ने पहली बार सुन रखा होगा हारिल पक्षी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों द्वारा उद्धव को उल्हाने दिए हैं। किन किन उदाहरणों को लेकर उद्धव को उल्हाने दिए, तो ये तुम्हें लिख लेना है, ये कैसे कैसे उल्हाने दिए हैं कि तुमने कभी प्रेम नहीं किया, तुम प्रेम की कीमत क्या जानो। तो ये सारी चीजों को देकर गोपियों ने उल्हाने दिए हैं, तुम देख लेना बुक में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश से गोपियों की विरागनी में किस तरह से घी का काम किया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गोपियां कृष्ण के इंतजार में थी, उद्धव आ गया और गोपियां भड़क उठी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियों उद्धव को भाग्यवान क्यों कह रही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उस गोपियां उद्धव को भाग्यवान इसलिए कह रही है कि उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया, और उद्धव जो है प्यार में जो पीड़ा होती है उसको वो एहसास नहीं कर सकता। तो व्यंग करते हुए गोपियां जो बता रही है कि आप उसको भाग्यवान बता रही है कि तुमने प्यार नहीं किया, तुम्हें प्यार में क्या दर्द होता है तुम्हें नहीं पता है, तो इसलिए वो उद्धव को भाग्यवान कर रही है। गोपियों को सच्चा राजा धर्म क्या बता रही है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, तो तुम देख लेना कि राज धर्म सच्चा क्या होना है, नीति के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रजा की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुमको आंसर पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला है कि योग साधना के प्रति, योग साधना मतलब कि कृष्ण के प्रेम को त्यागने की बात हो रही है, तो योग साधना के प्रति उनका एक ही दृष्टिकोण है कि गोपियां बताती है कि जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से वो कृष्ण के योग साधना को भी करने के लिए रेडी नहीं, कृष्ण के प्रेम को किसी भी तरह से नहीं त्याग सकती। जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, कड़वी ककड़ी का एग्जाम्पल है। अगर तुम ये सारी चीजें बोर्ड में लिखते हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिर्फ तुम वही भी लिख देते हो भाई, तुम्हारे नंबर इतने नेक्स्ट लेवल आने वाले ना भाई, कोई नहीं रोक पाएगा। तुम मिड टर्म में लिखो, बोर्ड में लिखो, ये बात की गारंटी। कड़वी ककड़ी का एग्जांपल लिया कि जैसे कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से हम कृष्ण के प्रेम को त्याग नहीं सकते। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या है कि गोपियों ने कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात क्यों करी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोपियां कृष्ण ने क्या किया था, अपनी जगह उद्धव को भेज दिया था और उन्हें बता दिया था कि योग साधना करने बोल रहे थे, कि प्रेम को त्यागने के लिए कृष्ण बोल रहे थे। इसलिए गोपियां बोल रही थी कि हमारे बस में अगर आता तो हम आपसे प्यार छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे बस में ये चीज नहीं है, हम आपसे प्यार नहीं त्याग सकते। तो इसलिए वो कृष्ण को वो बता रही, गोपियां बता रही कृष्ण ने राजनीति खेलना शुरू कर दिया है, वो हमें प्यार में धोखा देना चाहता है, इसलिए वो प्यार को त्यागने की बात कर रही थी। ठीक है, लेकिन वो कर नहीं पाई। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है, जो उद्धव के पास नहीं थी, मर्यादा मतलब मर्यादा का पालन उद्धव नहीं करा, सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है उद्धव पालन नहीं करा था, वही गोपियां उनको बता रही थी कि मर्यादा ना लही, मर्यादा नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो रही थी, मर्यादा ना लही। तुम खाली लिख देना सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है। ठीक है, इतना मैंने तुम्हें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करे, सारे आंसर भी तुम्हें बता दिए मैंने। क्यों बताया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया कि कोई बच्चा सिर्फ वीडियो भी देख ले तो इनफ रहे उसके लिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, राम लक्ष्मण संवाद। तो परशुराम ने शिव जी का धनुष टूटने पर अधिक क्रोधित क्यों हो गए थे। परशुराम शिव जी का धनुष टूटने पर अधिक क्रोधित क्यों हो गए थे, क्योंकि वो उनके भक्त थे इसलिए क्रोधित हो गए थे। उसके बाद शिव धनुष के टूटने पर परशुराम ने क्या प्रतिक्रिया की, बहुत क्रोधित हो गए, बोला किसने धनुष तोड़ा, मैं छोड़ूंगा नहीं यार उसको। तो ये चीजें तुम्हें लिखनी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भले ही एनसीईआरटी का है पर ये बोर्ड में आता है। तर्क ये दिए हैं कि हमने बहुत सारे खिलौने तोड़े हैं, ये धनुष तो हमसे गलती से टूट गया, आपका इस धनुष से क्या लेना देना, तो गलती से टूट गया, सारे धनुष हमारे लिए एक समान है, तो ऐसे ऐसे तर्क दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के क्या क्या विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के विशेषताएं बताई है कि वो हमेशा भूमि में युद्ध करते हैं और अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं करते, और अपनी तारीफ करने के अलावा वो वीरता दिखाते हैं। ये तीन चार बताई है लक्ष्मण ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि परशुराम के प्रति लक्ष्मण के व्यवहार के अपने विचार कीजिए। बहुत अग्रेसिव नेचर था उनका, मतलब कि बहुत गुस्से में थे लक्ष्मण। ठीक है, तो वो ऐसे ही व्यवहार, गुस्से में व्यवहार कर रहे थे, उनको उकसा रहे थे परशुराम को लक्ष्मण। ठीक ना, तो इसलिए उन्होंने यही तुम्हें लिखना है कि क्या क्या कैसा व्यवहार किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण के प्रतिक्रिया में क्या फर्क है। राम देखो बहुत शांत व्यवहार के थे और लक्ष्मण थोड़े बचपने चिड़चिड़े व्यवहार के थे, उनको उकसा रहे थे राम जी जबकि शांत करना चाह रहे थे। तो ये तुम्हें लिखना है, राम जी बहुत संत टाइप के व्यवहार कर रहे थे और ये क्या कर रहे थे, थोड़ा बचपना टाइप का व्यवहार दिखा रहे थे लक्ष्मण जो है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको लिखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, साहस और शक्ति के साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर। इस कथन से आप क्या विचार लिखिए। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कहानी में लिखा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता। साहस और शक्ति में जो है ना, इंसान कभी कभी गलत कदम उठा लेता है जल्दीबाजी में। अगर विनम्रता हो, अगर तो हम कोई भी चीज धैर्य से काम किया जाए तो कोई भी जो कदम हम उठाने वाले रहते हैं वो हमारा बहुत आराम से निकलता, सही तरीके से निकलता है। जल्दीबाजी में इंसान से गलती होती, जल्दी का काम शैतान का। तो इसलिए क्या होता है कि विनम्रता भी हो तो बेहतर है, इसलिए बताया जा रहा है। ये तीनों चीज हो तभी बहुत बेहतर है, कोई भी इंसान कदम उठाता सही कदम उठाता। ठीक है, उसके बाद क्या, परशुराम ने अपनी किस विशेषताओं के बारे में बताकर लक्ष्मण को भयभीत डराने की कोशिश कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है। वो बता रहे थे कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा शक्ति है, कोई भी मेरे से नहीं लड़ सकता। तो वो सब बोल के डरा रहे थे। ठीक है, ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या है, आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तुम्हें पोइट का नाम याद होना चाहिए, किसने लिखा है मतलब कि। ठीक है, तुम्हारे कौन लेखक है इसके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला है। ये दो क्वेश्चन, जो कवि आत्मकथ्य लिखने से कौन बचने जाता है और आत्मकथ्य सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है ऐसा कवि क्यों कहता है। ये दो क्वेश्चन में एक तुम लिख लो यार, ये दो क्वेश्चन जो ऊपर वाले मैं बता रहा हूं उसमें से आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहता है, क्योंकि आत्मकथ्य मतलब ये जो पास्ट की बात लिखने चाह रहे हैं, मतलब ये इनके साथ जो पुरानी समय में जो भी गलत चीजें हुई हैं, मतलब घटनाएं हुई है, मतलब कि जो भी, मतलब कि इनका खराब समय गया, वो लोगों को नहीं बताना चाहते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगेंगे कि आप ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, मतलब ये पुरानी चीजों को ये छुपाना चाह रहे हैं। अब आत्मकथ्य नहीं सुनाने का ये संदर्भ में ये कहना चाह रहे थे कि ये अभी समय नहीं है, आत्मकथ्य सुनाने का अभी समय इसलिए नहीं कि जब वो पुरानी बातों को याद कर रहे थे, पुरानी बात, अब ये बात कर रहे हैं अच्छी बातों की, जब ये पुरानी अच्छी बातों को याद करते हैं ना, तब वो इनका अभी का समय कोई अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए क्या करता है, जब वो पुरानी अच्छी बातों को याद करते था वो अभी दुखी हो जाते हैं कि पहले मैं कितना अच्छा था, अब मैं कितना दुखी, मतलब कि खराब रहने लगा हूं। तो इसलिए आत्मकथ्य सुनाएंगे, मतलब इनका क्या है, इनकी शायद इनकी जो वाइफ थी, इनका हो सकता है कि मे बी उनका डेथ हो गया है, पर वो जो उनके साथ बिताए समय को ये सबसे अच्छा समय बता रहे हैं और इसलिए वो उनको याद नहीं करना चाहते। वो समय को याद करते तो ये दुखी हो जाते, इसलिए बता रहे कि आत्मकथ्य सुनाने का समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के जीवन में कौन कौन से अनुभव उन्हें आत्मकथ्य लिखने से रोकते हैं, कौन कौन से अनुभव जो उनके अच्छे अनुभव है वही उनको आत्मकथ्य लिखने से रोकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, उज्जवल गाथा मतलब अच्छी गाथा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कथन के माध्यम से कवि क्या रहा है, मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा कैसे जाऊं, तो वो अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षणों, देखो यहाँ आंसर भी मैंने लिख दिया कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षणों की वर्णन करना उनके लिए मुश्किल है, मतलब कि जो क्षण उन्होंने अच्छे क्षण बिताए अपनी पत्नी के साथ, उनका वर्णन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो हो सकता है वो इस दुनिया में नहीं होगी। इस बार इन्होंने क्लियर नहीं किया चैप्टर में कि उन्होंने, हो सकता है वो दुनिया में नहीं होगी इस चैप्टर में, मतलब कि वो दुनिया में अभी नहीं होगी, इसलिए वो नहीं बताना चाह रहे। वह समय सबसे सुखद था, उसे याद करके वो दुखी ना ही होना चाहते हैं, मतलब कि वो जो समय उन्होंने बिताया वो सबसे सुखद था इनके लिए, वो अभी उसको याद करके दुखी नहीं होना चाहते, जयशंकर प्रसाद जो है। ठीक है, उसके बाद स्मृति को पोर्थ बनाने से कवि का क्या मतलब है। स्मृति को उन्होंने पोर्थ क्यों कहा है, स्मृति मतलब कि कवि ने अपने जीवन के सुखद स्मृति को पोर्थ कहा है, सुखद समय जो उन्होंने बिताया था
वो जो अपनी पत्नी के साथ रहते थे उसको इन्होंने पोर्थ बताया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह उसे आज का जीवन जीने के लिए लालसा देती है, मतलब कि जो पोर्थ, वो जो सुखद समय था, जो पुराना समय था, उसी को याद करके वो आगे का जीवन काटने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कविता पर आते हैं जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है यार, इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उत्साह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन है यार, उत्साह कविता में बादल को किन किन अर्थों की ओर संकेत, उत्साह कविता जो लिखी हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, उसमें बादल को किन किन अर्थों की ओर संकेत किया गया है। सबसे पहले बादल को उन्होंने उत्साह का मार्ग बताया, उत्साह बताया, नवजीवन का संकेत किया, इच्छा शक्ति से, मतलब बादल का संबोधन करके वो क्या क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इच्छा शक्ति, विनाश, विध्वंस और क्रांति, ये कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल का संदर्भ लेके। मैंने आंसर लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या क्या बताना चाह रहे हैं, उत्साह, नवजीवन, इच्छा शक्ति, विनाश, विध्वंस और क्या है, क्रांति, ये सारी चीजें बताना चाह रहे हैं। ये इससे क्वेश्चन बोर्ड में बना देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें दिख रहा है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बिंबो बता रहे, बिंबो मतलब कि क्या क्या बताना चाह रहे हैं, अर्थ क्या होता है बिंबो, मतलब कि बादल से क्या क्या बताना चाह रहे हैं, जो बादल के संबंधित किन बिंबों का प्रयोग उत्साह कविता में किया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कविता का उचित शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। उत्साह इसलिए रखा गया कि कवि जो है, उत्साह इसलिए रखा गया, कवि जो है बादल को गरजने का आह्वान करे। गरजने से क्या होता है, इंसान में उत्साह बढ़ती है। तो जब बादल गरजेगा तो इंसान क्या है, उत्साह, गरजने जनरली विनाश होता है, पर क्या है कि ये क्या है कि व्यंगपूर्ण कवि है, व्यंग, ये हर चीज में व्यंग करते हैं। तो गरजने से क्या हो रहा है, इंसान में ऊर्जा भर रही है, इनका ये कहना। तो इससे उत्साह कविता का नाम रखा गया। इंसान में उत्साह भरेगी तभी निर्माण संभव है, वो धरती का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कविता में कवि बादल से फुहार, रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कवि जो है बादल से गरजने मतलब कि पड़ने, बारिश होने के अलावा गरजने के लिए क्यों कर रहे हैं। गरजने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जब बादल गरजता है तब क्या होता है, विनाश होता है, विनाश के बाद ही क्या है, निर्माण संभव है। तो जब बादल गरजेगा, तब जब बादल कभी भी गरजता है तब क्या है, इंसान में ऊर्जा बढ़ती है। वो इंसान में जब ऊर्जा बढ़ेगी तो उसके पश्चात जब वर्षा होती है तो इंसान क्या होता है कि इंसान ऊर्जा से भर जाता है कि धरती का निर्माण करने के लिए, और उसके बाद वो धरती का निर्माण करने लगता है। पहले ये बता रहे कि धरती का जब बादल गरजेगा तो धरती का विनाश होगा, मतलब कि बहुत सारी चीजें होंगी, विनाश होगा, बहुत अंधकार फैल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब विनाश अंधकार फैल जाएगा तब इंसान में ऊर्जा भर जाएगी और वो धरती का निर्माण करना शुरू करेगा। जब विनाश होगा तभी निर्माण संभव है, ये ऐसा कविता में बता रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इन्हीं का कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है। ये फागुन के महीने, मतलब फरवरी जो होली का महीना रहता है, उनके बारे में ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस कविता में कि अट नहीं रही है। अब इनको जो है धरती की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं रहा, अट नहीं रही है, मतलब कि उनको, मतलब कि इनको पच नहीं रही कि भाई ये इतनी ज्यादा खूबसूरत धरती कैसे हो सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कविता है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ये अट नहीं रही, पर तुम्हारे पेपर में जरूर अटेगा, मैं ये तुमको क्लियर कर दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पेपर में, मिड टर्म के पेपर में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले कि अट नहीं रही है के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। वसंत ऋतु की शोभा का कैसे वर्णन कीजिए, वहां पर क्या है, पेड़ जो रहते थे उसमें पत्तों से भरी लादियां रहती है, मतलब कि बहुत हरियाली फैली हुई रहती है, ना ज्यादा ठंडी रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है, चिड़ियां चहचहाती रहती है, फूल खिले रहते हैं। तो इस तरह से वसंत ऋतु के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फरवरी का महीने के बारे में बताना है, ठीक है। उस समय पेड़ में नए नए पत्ते आ जाते हैं, बहुत दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कवि के आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रहे हैं। ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से, यही चीजें तुम्हें लिखनी है कि हरियाली छाई हुई रहती है, ना ठंडी रहती है ना गर्मी रहती है, पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है, इसलिए हट नहीं रहे, ठीक है। कविता के में प्रकृति की व्याप्तता का वर्णन कीजिए, किन रूपों में किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पक्षियों की उड़ान पत्तों से लदी डालियां, पक्षियों की उड़ान से किया गया, पत्तों से लदी डालियों से किया गया। तुम देख लो, यहाँ मैंने फोटोज भी दे दिए कि तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद क्या है हरियाली और लालिमा युक्त प्रकृति, हरियाली फैली हुई है हर जगह, लालिमा फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं फूलों से बिखरी सुगंध आदि। इतनी चीजें, ये 4 चीजें अगर तुम लिख देते हो इनफ है, ठीक है। इतना अगर तुम लिख देते हो इनफ है बोर्ड में तुम्हें नंबर दिलाने के, 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने दे दिए, ठीक है। उसके बाद कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता। फागुन में क्या है, ठंडी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, इसलिए क्या है कि अच्छा रहता है, हरियाली फैली हुई रहती है, सुगंध फैली हुई रहती है, चिड़ियां उड़ती रहती है, तो इसलिए यही सब होती है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता, ठीक है। फागुन मतलब फरवरी के महीने वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आ रहे हैं, वो नागार्जुन का चैप्टर है, ये दंत्रित मुस्कान, ठीक है। ये थोड़े प्रगतिवाद के कवि हैं, थोड़े पुराने कवि हैं, इनका जो कहानियां है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, जनरली बनते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे, ये दंत्रित मुस्कान, ठीक है।
ये दंतरित मुस्कान में सबसे पहले क्या है कि बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे के दंतरित मुस्कान का कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई बच्चे को देखकर कवि हंस रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की मुस्कान से मैंने आंसर भी लिख दिया। बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि निश्चलता और आत्मीयता, मतलब निश्चलता, उसमें छल नहीं है बिल्कुल भी बच्चे में, ठीक है। और क्या है, एहसास होता है, निश्चलता का एहसास होता है। कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। ये लाइन तुम छाप के आ जाना, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, कोई गारंटी है मेरी, ठीक है। इसके इतना अगर तुम कर लेते हो ना यार, तुम्हें कोई बोर्ड तक तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मिड टर्म तो छोड़ ही दो। मैंने सारी चीजें कवर कर दी, बोर्ड के क्वेश्चन तक कवर कर दिया। अगर तुम इतना कर लेते हो, गारंटी है कि तुम्हारे हिंदी में लिटरेचर सेक्शन, मतलब कि तुम्हारे जो लिटरेचर सेक्शन उस पर एक भी नंबर 34 में 34 गारंटी है। अब बोर्ड में मैं ग्रामर भी करा दूंगा, उसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बच्चे की मुस्कान एक और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बोर्ड वाला ही था, जो मैंने पहले तुमको बताया, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। और ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये तुमको बताया था कि बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या फर्क होता है। देखो कवि क्या बता रहे हैं, आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया तुम्हारे लिए कि बच्चे की मुस्कान में निश्चलता होती है और आत्मीयता होती है, जबकि किसी बड़े व्यक्ति की मुस्कान में दोष, चालाकी का स्थान होता है। मतलब कि बच्चे की मुस्कान में छल नहीं होता, जबकि बड़े व्यक्ति चालाकी से भी हंस सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि कभी बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को कैसे व्यक्त किया। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब कि उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डाल दिया था, मुझे याद नहीं था, मतलब वो वाला इंपॉर्टेंट, वो ये जो क्वेश्चन है वो उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें तुम्हें 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कम से कम। 3 पॉइंट क्या है कि देखो ये जो किताब वाले लाइन है, ठीक है, ये अगर तुम ये लिखते हो भाई, टीचर तुम्हें टॉपर समझ लेगा। तुम्हें लिखना छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तालाब में छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात मतलब कमल का फूल। ये जो कमल का फूल है झोपड़ी में इनके खिल रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या सेकंड बोल रहे हैं कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका के फूल जो रहते हैं वो सादे व्हाइट कलर के फूल रहते हैं, जिसमें क्या पीली कलर का बीच में रहता है, ठीक है। इनकी जो स्मेल रहती है बहुत नाजुक रहती है, तो वो झड़ने लगे और इनकी स्मेल जो है बहुत नाजुक रहती है, बहुत सुंदर रहती है, बच्चे की तरह नाजुक स्मेल रहती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2 पॉइंट तुम्हें मेंशन करके आ जाने, पूरे नंबर ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, बच्चा कवि को अनिमेष क्यों देख रहा है। अनिमेष वर्ड का अर्थ क्या है। अनिमेष देखो यार, बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, मैं तुमको क्लियर कर दूं। ये अनिमेष वर्ड का अर्थ क्या, बोर्ड में पूछा गया था, बच्चा अनिमेष क्यों देख रहा है। अनिमेष मतलब एक टक देखना, लगातार देखना। जैसे कि कोई भी चीज को अगर लगातार तुम इस तरह से देख रहे हो बिना पलक झपकाए, बच्चे जनरली पलक झपकाते नहीं है, तो इसलिए वो उनको लगातार, अनिमेष मतलब कि लगातार देखना, मतलब कि तुमको देखते ही रहना, मतलब आंख झपकाना नहीं, मतलब ऐसे देख रहा बच्चा, जिस तरह मैंने फोटो बना कर रखी है, तो इस तरीके से देख रहा। अनिमेष पर मैं इसलिए जोर डाल रहा हूं कि बोर्ड में आ सकता है तुम्हारे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक बताए गए हैं। वो जो कठोर हृदय के व्यक्ति होते हैं ना, जिनको बच्चों वगैरह से कोई मतलब नहीं होता, उनके बारे में बताया गया बांस और बबूल, मतलब कि जिनका हृदय कठोर होता है, उनके बारे में बताया गया। बांस और बबूल का प्रतीक बताया गया, बांस और बबूल, इस तरह का बांस और बबूल मतलब कड़क, ठीक है। तो ये इतनी सुन ये कविता इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर फसल नागार्जुन, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मैं तुमको क्लियर कर दूं। ये जो कविता है तुम्हें छोटी लग रही होगी, पर इससे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। क्या आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो तुम्हारे सैंपल पेपर में दिया हुआ है कि फसल हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा किस प्रकार है, ठीक है। देखो मैंने उत्तर भी इसका लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कवि कहना चाहता है कि प्रकृति के तत्वों के साथ साथ किसानों की मेहनत के बिना फसल की पैदावार नहीं हो सकती। तो इसलिए बिना प्रकृति में जो भी तुम्हें सूरज है, जो भी है, पानी है, मिट्टी है, इसके अलावा किसान की मेहनत भी लगती है, इसलिए किसान की गरिमा कर रहा है, ठीक है। कवि उसको ये भी नागार्जुन की कविता है, तुम देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, फसल उपजाने के लिए क्या क्या आवश्यक चीजें कौन कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर मैंने लिख दिया। किसान की मेहनत, नदियों का जल, उपजाऊ मिट्टी, हवा और सूर्य की प्रकाश, इतनी चीजें चाहिए होती है फसल को उपजाने के लिए, ठीक है। फिर कविता के अनुसार फसल क्या है। फसल क्या है, किसान के हाथों की मेहनत है, मेहनत का फल है, किसान के हाथों की मेहनत का फल है। मिट्टी, हवा, पानी, ये सारी चीजें लगती है, तो तुमको बनाकर लिखना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या था, संगतकार। अब देखो यार, संगतकार, ये जो कविता थोड़ा कंफ्यूज तुम्हें कर सकता है। संगतकार मतलब वो वाला संगत, ये संगत मतलब संगीत बजाने वाली के संगत की बात भी हो रही है, और संगत जो लोग साथ में रहते हैं उसकी बात हो रही है। हम लोग एक्सप्लेन करके मैं तुमको बता रहा हूँ। संगतकार मंगलेश डावर ने लिखा, ये व्यंगपूर्ण कविता है। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यार, ठीक है, ब्लू कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा ये व्यंगपूर्ण कविता, संगतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है। मनुष्यता किसे क्या, मनुष्यता कैसे बनाए रखता है।
संगतकार यहाँ बताया गया कि जो मेन गायक रहता है ना, मेन वाला जो कोई गाना गा रहा होता है, उसके पीछे भी कितने गिटार बजाने वाले, बाजा बजाने वाले रहते हैं, तो उनको कोई नहीं पूछता, सब बोलता है गायक ने अच्छा गाना गाया। पर इनके गायक की सफलता में उनका भी हाथ होता है, पर उनको कोई वैल्यू नहीं देता। वही बताना चाहते हैं कि उनके संगत में जो है, संगतकार में जो इनका जो गायक का संगतकार है, जो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वही कवि इस कविता में बताना चाह रहे हैं। तो संगतकार की मनुष्यता यह होती है कि वो गायक के पीछे रह के गाना गाता है, पर उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता। मतलब कि वो जो लोग होते हैं संगत गायक के पीछे रहते हैं, पर सारा मान सम्मान गायक को मिलता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम देख लेना। फिर संगतकार कविता में कवि ने आम लोगों को क्या अपेक्षा किया? आम लोगों के लिए यह अपेक्षा की है कि भाई संगतकार को भी थोड़ा वैल्यू दिया जाए, पीछे जो खड़े रहते हैं, पीछे जो डांस वगैरह करते हैं, जो भी गाना गाते हैं या गिटार वगैरह बजाते हैं, उनको भी वैल्यू प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उनको भी नाम दिया जाए। ठीक है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? कविता में कलाकार के सहायक व्यक्तियों, कलाकार का जो सहायक रहता है, जो गिटार बजाता है या बाजा बजाता है, उसके लिए की ओर संकेत करना चाह रहा है। जैसे कि सहायक गायक जो पीछे गाना गाता है, या वाद्य यंत्रकार, वाद्य में जो बांसुरी बजा रहा है या फिर जो बाजा बजा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा। उसके बाद संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं? संगतकार कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि संगीत ही मिल रहा। संगतकार मतलब कि साथ देने वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, संगतकार मतलब जैसे कि क्या है, नाटक, नृत्य, फिल्मों में मिल जाता है, फिल्मों में जो कैमरामैन वगैरह रहते हैं वो सारे संगतकार में के आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी कभी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला है, देख लो ये जो क्वेश्चन है, कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरना नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से कैसे बचा लेता है? जब उस समय क्या करता संगतकार, जब उसका आवाज डाउन पड़ने लगता है, तब क्या करता संगतकार? उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसे बचा लेता है। और संगतकार के और क्या है, उसे क्या करता है, उसका हौसला ही बढ़ाता है। जो लोग रहते हैं बैठे हुए, वो भी संगतकारी एक तरीके से, तो वो उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। और जो संगतकार जो पीछे गाने वाला रहता है, वो उसकी आवाज में अपनी आवाज मिला लेता है। ये तुम्हें आंसर लिख के आना है कि उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसकी आवाज को धीमा नहीं पड़ने देता और उसका हौसला बढ़ा देता है। ठीक है, इतना तक से चैप्टर खत्म। इससे क्वेश्चन बनते हैं, मैं तुमको बता रहा हूं। नेताजी का चश्मा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ये बोर्ड में आना ही आना है, गारंटी है। नेताजी का चश्मा आना ही आना है बोर्ड में, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नेताजी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पान वाले के लिए कौन सी बात मजेदार थी और क्यों? पान वाले के लिए कौन सी बात मजेदार थी और क्यों? पान वाले के लिए देखो यार, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड में डालते हैं। बोर्ड के पेपर से उठाया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आ सकता है और बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, पान वाले के लिए बात ये मजेदार थी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो नेताजी की मूर्ति थी, वो पूरी मिट्टी की बनी थी। उसमें क्या है, जो आर्टिफिशियल चश्मा जो लगा हुआ था, मतलब कि पूरी मूर्ति तो संगमरमर की थी और चश्मा जो था वो था प्लास्टिक का और ये कांच का। तो वो पान वाले के लिए बहुत मजेदार बात थी कि हाँ यार, ऐसा भी होता है, मूर्ति में चश्मा नहीं, मूर्ति को चश्मा पहना दिया। तो ये मजेदार बात थी पान वाले के। ठीक है, फिर आता है नेताजी की मूर्ति पर लगे असली चश्मे को देखकर हवलदार साहब के मन में क्या विचार आया? असली उनके मन में विचार आया कि ऐसा कौन देशभक्त यहाँ पर रह रहा है, देशभक्ति अभी भी जिंदा है धरती पर, मतलब कि भारत में। तो उनके मन में यही विचार आया और वो हमेशा मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे उसके बाद कि चश्मा पहना देगा। कि वो बहुत ही देशभक्त आदमी थे जो हवलदार साहब थे, उनका काम से आना जाना रहता था चौराहे पर, और वो क्या करते थे, बहुत देशभक्त आदमी थे। ठीक है, उसके बाद क्या, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, एनसीईआरटी का बोर्ड में छपने वाला क्वेश्चन है। कैप्टन इसलिए कहते थे कि जो कैप्टन था ना यार, वो लंगड़ा आदमी था, पर वो गांधी टोपी पहनता था और काला चश्मा लगाता था, इसलिए लोग, और वो बहुत देशभक्त था, देशभक्ति में उसको बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए लोग उसको कैप्टन कहते थे। सेनानी नहीं था वो, लेकिन वो काला चश्मा लगाता था। ये गांधी टोपी इसको बोलते हैं, गांधी टोपी पहनता था। गांधी टोपी इस तरह की होती है, देखो ये जो टोपी दिख रही है गांधी टोपी है। ठीक है, गांधी टोपी पहनता था, काला चश्मा पर लगाता था और लंगड़ा था वो। ठीक है, और उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद क्या, चौथा, कैप्टन की मृत्यु कैप्टन की मूर्ति पर चश्मा क्यों बदल देता था? कैप्टन क्या करता था, मूर्ति पर चश्मा लगा के रखता था। जैसे ही कोई ग्राहक आता था, बोलता था कि यार हमें ये चश्मा पसंद है, वो क्या करता था, वो चश्मा निकाल के बेच देता था और दूसरा चश्मा लगा देता था। ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है कि क्यों बदल देता था। ठीक है, जो बच्चा डेप्थ में पढ़ा उसी को। पान वाले की रेखाचित्र प्रस्तुत की। पान वाला कैसा था? पान वाला एक काला मोटा बड़ी तोंद वाला एक व्यक्ति था जो दिन भर पान चबाता था। उसकी काली पीली बत्ती सी थी और उसको खाली दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा आता था, जैसे कैप्टन का मजाक उड़ाने में, किसी का मजाक उड़ाने में उसको मजा आता था। ठीक है, तो ऐसा था पान वाला, दिन भर वो पान चबाता रहता था, मोटा काला आदमी था। ठीक है, उसके बाद वो लंगड़ा है, क्या जाएगा फन? भाई साहब ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। वो पान वाला बोल रहा था, वो लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या विचार है? भाई ये टिप्पणी बहुत गलत है, कि देशभक्ति दिल में होती है। यही तुमको आंसर में लिख के आना कि देशभक्ति दिल में होती है, कि लंगड़ा रहे क्या रहे, उसे जरूरी नहीं कि फौज में जाकर वो गोली खा रहा हो, देशभक्ति उसके दिल में रहती है। तो कैप्टन के मन में देशभक्ति दिल में थी, पान वाले के मैंने बोला कि इसको मजाक उड़ाने की आदत थी, तो ये टिप्पणी एकदम गलत है इसकी।
कुछ भी सही नहीं है, व्यंगपूर्ण टिप्पणी है, ठीक है। उसके बाद हालदार साहब मायूस क्यों हो गए? हालदार साहब जब दूसरी बार चौराहे पर आए 2 साल के बाद, तो मतलब कि आते आते रहते थे, तो मूर्ति पर चश्मा नहीं देखकर मायूस हो गए। क्यों मायूस हो गए? क्योंकि कैप्टन मर चुका था, मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा पा रहा था वो। पान वाले से ही पूछा तो पान वाले ने बोला कि भैया ये कैप्टन मर गया। पान वाले बहुत उदास था उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख क्या उम्मीद जगा था कि देशभक्ति की भावना बच्चों में बची, अभी तक देश में है देशभक्ति। बच्चे ने सरकंडे का चश्मा, सरकंडा क्या होता है? एक बैम्बू होता है, बैम्बू का चश्मा लगा दिया था कि कुछ नहीं तो बैम्बू का चश्मा ही लगा दिया था, और वो देशभक्ति की भावना उस बच्चे में भी थी जिस बच्चे ने लगाया था, ठीक है। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? इतनी सी बात पर इसलिए भावुक हो गए, बच्चे की देशभक्ति को देखकर वो भावुक हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, ठीक है। हालदार साहब की किसके बारे में सोचते रहे? मूर्ति के बारे में सोचते रहे हालदार साहब। हमेशा ये 2 सालों तक जो आना जाना करते थे तो मूर्ति के बारे में चश्मा बदलता रहा, कभी लाल पीला काला नीला चश्मा बदलता रहता, वो हालदार साहब सोचते रहते थे। वो देशभक्त आदमी थे और सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचते ही रहते थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पान वाले ने हालदार साहब की किस बात को सुनकर हंसा? पान वाले ने पूछा कि कैप्टन जो का कहीं वो सेनानी तो नहीं है? जो कैप्टन, पहले पान वाले इन्होंने पूछा कि चश्मा कौन लगाता, उन्होंने बोला कैप्टन लगाता है। कैप्टन बोला क्या वो सेनानी वगैरह? तो वो हंसने लगा, तो लंगड़ा था, लंगड़ा था सेनानी कैसे हो सकता है? तो पान वाले के लिए बहुत मजेदार बात भी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तुम सही से करना यार, सही में बोर्ड में आने वाले चैप्टर है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनुपुरी ने लिखी है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चैप्टर के बाद आंसर में अगर इनका कवि का नाम लिखते हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, इसलिए मैंने सब में कवि का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद बाल गोविंद भगत का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। ये देखो, ये नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत और लखनवी अंदाज, ये 3 चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन बनने ही बनने, कोई आए नहीं आए ये 3 चैप्टर जरूर आते हैं, गारंटी है, ठीक है। और ये पहला वाला पद, सूरदास के पद, ये 4 चैप्टर, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत के गीतों के खेतों में काम करते हुए आते जाते लोगों पर क्या प्रभाव? ये इंपॉर्टेंट है यार, गीतों का क्या प्रभाव पड़ता रहा? वो लोग जल्दी जल्दी में काम करने लगते रहे, उनको बहुत अच्छा लगता रहा, मधुर लगता रहा, कबीर के गीतों को गाते रहे, ठीक है। फिर बाल गोविंद भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनको, वो बूढ़े हो गए तो उनका खाना पीना का इंतजाम भी करना था, इसलिए वो उनको उनकी सेवा करना चाहती थी वो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, खेती बाड़ी से जुड़े भगत को सब साधु क्यों कहलाते थे? खेती बाड़ी से जुड़े जो भगत है गृहस्थ होने के बाद भी, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उनकी बहू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और गृहस्थ भगत साधु क्यों कहलाते थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो कबीर की पूजा करते थे, मतलब कि जड़ों की माला पहनते, लंबी दाढ़ी थी, इसलिए वो साधु कहलाते थे, ठीक है। उसके बाद बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का शब्द अपने शब्दों में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देख लो, मैंने भगत जी की फोटो दे दी है, इनकी लाल दाढ़ी थी, इस तरह की माला पहनते थे, और इस तरह का तुमको चर्चा कर देना है, ठीक है। काली कमली ओढ़ते थे ठंडी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की सुस्त बेटे से के साथ कैसा व्यवहार करते थे? भाई ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मैंने तुमको निकाल के दिया, बेटे से वो कैसा व्यवहार करते थे ये तुमको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपने भावनाएं कैसे व्यक्त की? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। बेटा से रिलेटेड क्वेश्चन, उनको लिटा दिया, उसके आगे चिराग जला दिया, फूल छिड़क दिया और गीत गाने लगे, और वो कहें कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया और आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इतनी चीजें भगत जी कह रहे थे। उसके बाद क्या है कि धान रोपाई के समय समूचा माहौल भगत जी के स्वर की लहरनिया, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला वाला और ये जो 7वां वाला, दोनों एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से लिखा गया। मैंने तुमको पहले ही बोला, एक क्वेश्चन एक आंसर याद करो, वो 10 क्वेश्चन में वैलिड रहता है, तो वही वाला क्वेश्चन दूसरा भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाल गोविंद भगत, उसके बाद देखो, बाल गोविंद भगत जी की दिनचर्या लोगों में अचरज क्यों थी? जो ठंडी के दिन में जब लोग निकल नहीं पाते थे ना, तो तब भगत जी क्या करते रहे, काली कमली ओढ़ के, सिर्फ क्या करते रहे, भगत जी कपड़े कम पहनते, काली कमली ओढ़ के गीत गाने लगते रहे जाकर। सबको डर लगा कि सुबह सुबह इतनी ठंडी में कैसे ही काली कमली ओढ़ के, तो ये अचरज का माहौल थी लोगों में कि भगत जी ऐसा कैसे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषता लिखी, मधुर गायन कैसे विशेषता थी, एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना तुम, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लखनवी अंदाज। भाई इससे क्वेश्चन आता है, मैं तुमको क्लियर कर दूं, ठीक है। लखनवी, यशपाल ने जो लिखा, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों? भाई कितनी बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका, भाई नहीं बता सकता मैं, हर बार ये बोर्ड में आता है, 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया लेखक ने? इसका आंसर में मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि 2nd क्लास का टिकट, 2nd क्लास मतलब कि एक 1st क्लास होती है ट्रेन में, एक 2nd क्लास होती है, तो लोअर क्लास का टिकट इसलिए कि वहाँ आदमी कम होते हैं, तो वो सोचा कि मैं अब आराम से बैठ जाऊंगा और आराम से कहानी वानी के बारे में सोचूंगा। लेखक जो था नई नई कहानियां लिख रहा है, जैसे लखनवी अंदाज लिखा, तो वो सोचा कि आराम से बैठूंगा मैं और आराम से कहानी के बारे में आगे सोचूंगा, तो इसलिए अकेले रहने के कारण उसने 2nd क्लास का टिकट लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कि नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक बुरादा अत्यंत सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया, उन्हें ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने नवाबी दिखाने के लिए ऐसा किया। जब लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया, तब नवाब साहब ने बोला कि भाई मैं भी नहीं खाऊंगा, जब ये नहीं खा रहा, तो उनको मन था, दोनों को खीरा खाने का मन था,
पर इन्होंने क्या किया कि भाई वो नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने उन्होंने लेखक से पूछा कि भैया आपको खाना, बोला नहीं खाना। तो इन्होंने नवाबी दिखाने के कारण कहा कि खीरा अच्छा होता है, पर खीरा अच्छा होता है पर पेट के लिए सही नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने फेंक दिया खीरा को खिड़की से बाहर। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा? भाई मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। क्या हमें नवाब साहब का व्यवहार सामान्य नहीं लगा? क्योंकि वो बनावटी जिंदगी जी रहे थे, बनावटी दिनचर्या जी रहे थे, दिखा रहे थे कि मैं नवाब हूँ, लखनऊ का नवाब हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। तो सामान्य व्यवहार नहीं था, खीरा भी फेंक दिया बिना खाए हुए, तो ये कोई भी व्यवहार सामान्य लोगों का नहीं है, तो हमें नहीं लगा। ठीक है, लखनवी अंदाज की रचना में नवाब साहब की सनक क्या आप से आप कहाँ तक उचित ठहराएंगे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों का आंसर ये एक ही होने वाला है। ठीक है, कहाँ तक उचित ठहराएंगे? उचित हम नहीं ठहराएंगे, क्योंकि इनका व्यवहार सामान्य था, बनावटी जिंदगी जी रहे थे। ठीक है, उसके बाद लेखक नवाब साहब के हाव भाव को महसूस करिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तुम देख लेना कि हुआ कि क्यों वो उनसे बात करने के लिए तनिक भी गुस्सा होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, उसके बाद इच्छा होते हुए भी लेखक और नवाब साहब दोनों ने खीरा क्यों नहीं खाया? दोनों ने खीरा क्यों नहीं खाया? मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि भाई उन्होंने लेखक ने मना कर दिया, नवाब साहब ने नहीं खाया। लालच तो दोनों को लग रही थी खीरे को देखकर, खीरा बहुत लजीज होता है पर पेट के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा बोलकर नवाब साहब ने खीरा नहीं खाया। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेखक के मुंह से पानी आ रहा था फिर भी लेखक ने खीरा क्यों नहीं खाया था? लेखक ने पहली बार इनकार कर दिया जब उन्होंने नमक मिर्ची नहीं लगाई थी, तभी इनकार कर दिया, इसलिए इनकार कर चुके थे, पानी आने के बाद भी वो नहीं खा रहे थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड बुक कृतिका पर। ठीक है, कृतिका का पहला चैप्टर है माता का आंचल, जो शिवपूजन सहाय ने लिखा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे कृतिका से 3 ही चैप्टर आ रहे हैं और वो 8 नंबर के आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये तुमको देख के रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहला क्वेश्चन है कि माता का प्रेम पिता के प्रेम के अपेक्षा अधिक गहन क्यों होता है? गहन मतलब गहरा, कि माता का प्रेम पिता के गहरा के माता के आंचल के पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, फिर हम लोग आए थे सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन है भोलानाथ और उसके साथियों के खेलने की सामग्री आपके खेलने की सामग्री से भिन्न कैसे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। वो आपके खेलने के उस समय क्या होता था कि लट्टू वगैरह नचाया जाता था, दौड़ा दौड़ी खेला जाता था, गाछ में चढ़ के खेल रहे थे, या इधर खेल रहे उधर खेल रहे, घर से बाहर जनरली खेला किया करते रहे, फिजिकल वर्क वो लोग ज्यादा किया करते। अभी क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, सब सारी चीजें हम लोग मोबाइल में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न है। हम लोग क्या रिमोट कंट्रोल कार चलाते रहे, उस समय रिमोट कंट्रोल कार नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद इस पार्ट में बच्चे की दुनिया रची गई है, वो आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसी तरह का आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको ये भी लिखना है कि उन्हें खाना पीना खिलाकर प्यार करके अपना प्रेम को व्यक्त करता है। ठीक है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। उसको भोलानाथ का नाम ताकेश्वर नाथ था। भोलानाथ जो था वो शिव पूजन सहाय अपनी बचपन की कहानी सुना रहे हैं, वो बचपन में अपने आप को भोलानाथ बता रहे हैं। उनका नाम बचपन में था, क्या नाम था? ताकेश्वर नाथ था। ठीक है, शिव पूजन सहाय जो ये लेखक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा आने समय वो अपनी माता के पास क्यों जा रहा है? माता के आंचल पाठ के आधार पर लिखे, तो ये आपको लिख देना आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लिखना, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। माता के आंचल पाठ में 30 दशक के ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति उससे कैसे अलग है? कैसे अलग है यार? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ आजकल डिजिटल हो गया। उस समय क्या बच्चे बाहर जाके खेलते थे, अभी क्या है सब कुछ अंदर खेल रहे हैं। पहले क्या था, बिजली नहीं होती थी, अब बिजली भी होती है, तो हर चीजें अलग हो गई है उस समय, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए थे, क्वेश्चन नंबर 8। माता के आंचल में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं। इसको आपको बताना है पाठ के आधार पर कि माता के आंचल में जो सुकून मिलता है और कहीं नहीं। ठीक है, लास्ट चैप्टर है सना सना हाथ जोड़ी, जो आज का एक चैप्टर है, जो मिड टर्म के लिए चैप्टर है। सना सना हाथ जोड़ी मधु काकड़िया ने लिखी, इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन इसमें थोड़े ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेहनत का बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है? तो गंतोक को कहा गया मेहनत का बादशाहों का शहर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों में किन दुष्प्रभावों का उल्लेख किया गया? मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र में अभी ज़्यादा घर वगैरह नहीं बढ़े, तो अगर वो घर वगैरह बढ़ेंगे तो वहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, पोल्यूशन फैलेगा, तो उन्हीं के बारे में बताया गया। ठीक है, इस यात्रा में विवादित लेखिका ने हिमालय के जिन रूपों का चित्रण किया, उन्हें आपको अपने शब्दों में बताना है कि हिमालय उनको बड़ा लगा, काम नहीं लगा, बदलता हुआ दिखाई दिया, तो वो आपको सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, लॉक स्टॉक घूमते हुए चक्र देखकर लेखिका पूरे भारत की आत्मा कैसे? लॉक स्टॉक में क्या था, एक चक्र था, जो चक्र था उसको घुमाने से क्या था, पाप धुल जाते थे, तो उसको उसी के लिए उसको पूरी भारत की आत्मा जो है ना, उसमें साथ में दिखाई थी उसको लेखिका को। ठीक है, जो मधु काकड़िया जी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तुम फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, जितेन नार्गे उनका गाइड था। कहीं भी तुम घूमने जाते गाइड रहता है कि हाँ सर ये चीज़ें यहाँ ऐसी है, ये चीज़ें ऐसी है, तो गाइड जितेन नार्गे था, वो बता रहा था कि ये चीज़ें। जितेन नार्गे गाइड की भूमिका आपके विचार में
लिखते हुए बताइए कि कुशल गाइड की क्या गुण होते हैं, कुशल गाइड के गुण क्या क्या होते हैं वो आपको बताना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, झिलमिलाते शहरों की रोशनी में नहाया हुआ गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। वो जब रात में देख रही थी गंतोक को तो बहुत ज्यादा उसमें लाइट बत्तियां नजर आ रही थी, तो झिलमिलाता सितारा उसको बता रही थी गंतोक को, जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ, लेखिका को बहुत अच्छा लग रहा था, वो आपको बताना है कैसे अच्छा लग रहा था। ठीक है, उसके बाद कवि श्वेत कवि रंगीन पताकाओं, पताकाएं मतलब झंडी, इस तरह का झंडी, पताकाएं मतलब दिख रही है झंडी, पताकाएं, कभी श्वेत कभी रंगीन पताकाएं किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करती है। पताकाएं मतलब झंडी, सादी झंडी जो रहती है वो शांति का और किसी की मृत्यु पर संकेत करती है, और जो कलरफुल झंडियां लगी हुई थी, जो झंडियां कलरफुल लगी हुई थी वो संकेत करती कोई नए काम की शुरुआत होती है, उसके लिए वो जो झंडियां थी वो लगी हुई थी। ठीक है, वो गंतोक से 149 किलोमीटर दूर यूंगथांग में लगी हुई थी वो झंडियां, ठीक, वो झंडियां जो लगी हुई थी, लाइन से झंडियां लगी हुई थी, तो ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हो रही थी, वही भी आपको आंसर करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। प्रकृति के सौंदर्य में अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका कौन सी हृदय को झंझोर दिया, कौन सी चीज ने लेखिका को विचलित कर, ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है कि क्या लेखिका ने ऐसा देख लिया जिसने उनके हृदय को परेशान कर दिया, उनको परेशान कर दिया एकदम हर तरह से तरीके से, कैसे मतलब कि उनको देख के एकदम परेशान हो गए। जब वो जा रही थी तो वहां पर उन्होंने देखा कि पहाड़ी में कुछ महिलाएं पत्थर तोड़ रही है और उन्होंने बच्चे को अपने पीठ में टांग रखा है, तो पत्थर भी तोड़ दिया और बच्चे को भी टांग रखा है, तो इनको एकदम ये चीजें एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ, इनको एकदम झंझोर कर इस चीज ने रख दिया, तो कैसे ये परेशान हो गए, तो इस तरीके से परेशान हो गई थी पूरी तरह से यात्रा के दौरान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग लास्ट पेज पर आ जाते हैं, लास्ट पेज पर आते हैं हम लोग। अब लास्ट पेज पर है यार कि कितना भी कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन से आप क्या क्या अर्थ समझते हैं, मतलब कि ये कितना कम पैसा लेकर कितना ज्यादा, मतलब ये जो महिलाएं जो थी वो कितना कम पैसा लेकर कितना ज्यादा लौटा रही, पत्थर तोड़ दे रही है, मतलब पैसा वो ज्यादा नहीं लेती पर बहुत चीजों को लौटा रही है, वो मार्ग बनाने में हेल्प कर रही है, हर चीज कर रही है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और उसको रोकने में आप किस तरह का सहायक हो सकते हैं, ये भी आपको लिखना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कटाव पर कभी दुकान ना होने उसके लिए वरदान कैसे, वहां पर दुकान ना होना कटाव में कैसे वरदान है, इस कथन के पक्ष में अपनी राय लिखे। दुकान नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो वो बहुत जगह हरी भरी रहेगी, तो इसलिए वो वरदान है। ठीक है, उसके बाद देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं, ये किस तरह के, मतलब वहाँ बहुत ठंड रहती है, वहाँ हमले भी होते रहते हैं, तो उस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं, पार्टी के आधार पर लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये आ सकता है, इसलिए मैंने डाल दिया। उसके बाद क्या, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की, जब जल पड़ता है तो वो पहाड़ में ही जम जाता है, क्या बर्फ के माहौल में जम जाता है। उसके बाद जब क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है तो वो नदी में मिल जाता है, उस तरह जल संचय हो जाता है। ठीक है, यूमथांग और कटाओ में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए और बताइए कि आप किस स्तर पर ज़्यादा घूमना चाहेंगे। यूमथांग पर झंडियाँ लगी हुई थी, जैसा मैंने पहले बता रहा, सादे और कलर की झंडियाँ लगी हुई थी, और जो कटाओ था वहाँ बहुत हरियाली थी, वहाँ पर दुकान नहीं था, और ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इतना अगर तुम कर लिया, अगर यहाँ तक तुम आ गए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर इतना तुम कर देते हो तो हिंदी में यार तुम्हारे टोटल लिटरेचर सेक्शन में एक भी नंबर नहीं कटेगा, हिंदी में तुम्हारे 100 में 100 पक्के हो रहेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहाँ तक आ गए यार तो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो प्लीज, क्योंकि मैं आगे प्री बोर्ड का ही पेपर लीक करने वाला हूँ और बोर्ड एग्जाम तक का मैं पेपर लीक करने वाला हूँ, तुमको मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम इतना कर लेते हो यार तो इस बात की गारंटी है कि मिड टर्म एग्जाम में तुम्हारे हिंदी में 100 में 100 पक्के हो ही रहेंगे, लिटरेचर में तो कम से कम तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटने वाला, इस बात की गारंटी है अगर तुम इस क्वेश्चन को लगा लेते हो, और ये बोर्ड एग्जाम तक की वैलिड है। ठीक है, मैंने हिंदी का पेपर पूरी तरह से लीक कर दिया यार। अगर तुम इंग्लिश का पेपर देखना चाहते हो तो मैंने इंग्लिश का पेपर भी पूरी तरह से लीक कर दिया है, तुम यहाँ पर क्लिक करके इंग्लिश का पेपर को देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।